हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमपी की एंशिएंट हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसे 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्री हिस्ट्री, द सेकेंड इज़ प्रोटो हिस्ट्री, द थर्ड इज़ हिस्ट्री। अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें तो इसके रिटन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं होते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में ऐसा टाइम पीरियड आता है जिसके रिटन एविडेंसेस तो अवेलेबल हैं, लेकिन हम उन्हें डेसिफर नहीं कर पाए हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट्स। और द थर्ड वन इज़ हिस्ट्री, जिसके रिटन एविडेंसेस भी अवेलेबल हैं और जिन्हें हम रीड भी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं प्री हिस्ट्री से, जिसे प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल कहते हैं। इसमें 3 पीरियड आते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड एंड द थर्ड इज़ नियोलिथिक पीरियड। पूरा पाषाण काल, इसका समय 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व कहा जाता है। मानव इस समय भोजन के लिए फल, मछली, पशुओं पर निर्भर होता था। हम कह सकते हैं मानव सिर्फ फूड गैदरिंग और हंटिंग से अपना जीवन यापन करता था। मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य हमें भीमबेटका रायसेन में स्थित है और हथनौरा सीहोर में स्थित है, यहाँ से देखने को मिलते हैं। मध्य पाषाण काल, इसका समय 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व कहा जाता है। मानव ने शिकार के लिए पशुपालन करना सीख लिया था इस समय तक। मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य हमें आदमगढ़ से देखने को मिलते हैं, जो होशंगाबाद में स्थित है, जिसे अब हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। नवपाषाण काल, इसका समय 7,000 से 4,000 ईसा पूर्व है। इस समय मानव ने अपने हथियार बनाने को और अधिक डेवलप कर लिया था और उन्हें शार्प बंद कर लिया था, बहुत ज़्यादा नुकीले हथियार बनाने लगा था। मानव ने पशुपालन करना भी सीख लिया था और खेती करना भी आरंभ कर दिया था। आग की खोज भी हो चुकी थी इस समय तक और मानव खाना पकाकर खाने लगा था। पाषाण काल में मध्य प्रदेश के जो प्रमुख स्थल हैं हम उनकी बात करते हैं। पहला है भीमबेटका, जो रायसेन के अब्दुल्लागंज में स्थित है। इसकी खोज श्रीधर विष्णु वाकांकड़ ने 1957-58 में की। पुरापाषाण काल के शैलचित्र के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं यहाँ से। 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। दूसरी है आदमगढ़, जो नर्मदापुरम में स्थित है। इसकी खोज आर.वी. जोशी और मनोरंजन घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ से हमें पशुपालन के प्रथम साक्ष्य देखने को मिलते हैं और आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी साइट है हथनौरा, जो सीहोर में स्थित है। इसकी खोज अरुण सोनकिया ने 1982 में की। यहाँ से हमें होमो इरेक्टस के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जिसे नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई है। इसके साथ ही और कई साइट्स हैं, जैसे त्योंथर रीवा में स्थित है, हटा दमोह में स्थित है, खलघाट धार में स्थित है और कसरावत खरगोन में। मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल का एक रूपांतरण फेज भी आता है, जो ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ताम्रपाषाण काल की हम बात करें तो यहाँ मानव ने जो स्टोन के साथ साथ कॉपर का यूज़ भी करना स्टार्ट कर दिया था अपने वेपन्स बनाने के लिए। मालवा संस्कृति इसका एक अच्छा उदाहरण है। मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य हमें कायथा में देखने को मिलते हैं, नाबदा टोली में देखने को मिलते हैं, डांगवाला में देखने को मिलते हैं और आवरा में देखने को मिलते हैं। कायथा की अगर हम बात करें तो ये उज्जैन में स्थित है, काली सिंध नदी के किनारे। इसकी खोज श्रीधर विष्णु वाकांकड़ ने 1964 में की। इसे पहला ताम्रकालीन नगर भी कहा जाता है। दूसरी साइट है नाबदा टोली, ये महेश्वर खरगोन में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। इसकी खोज 1952-53 में एच.डी. सांकलिया के द्वारा की गई थी। तीसरी साइट है डांगवाला, ये भी उज्जैन में स्थित है। यहाँ से हमें तांबे के औजार देखने को मिलते हैं। और चौथी साइट है आवरा, ये चंबल नदी के किनारे स्थित है, मंदसौर जिले में। यहाँ से हमें रोमन व्यापार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसकी खोज एच.वी. त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। और भी इसके साथ कई साइट्स हैं, जैसे एरन सागर में स्थित है, पेशनगर, विदिशा, खेड़ीनामा, नर्मदापुरम और नाबदा टोली खरगोन। महापाषाण काल, इसके साक्ष्य अधिकांशतः भारत के दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इस समय में मानव ने औजार बनाने के लिए पत्थर के साथ साथ आयरन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य हमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रीवा से प्राप्त होते हैं।
आइए हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की, जिसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। इसके रिटर्न साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, और इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का वर्णन मिलता है। मध्य प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं लेकिन वैदिक सभ्यता के कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। आइए हम उन्हें देखते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल में निषाद अनार्य जाति के लोग निवास करते थे। इक्ष्वाकु वंश के शासक मुचकुंद ने मानधाता नगर की स्थापना की थी। हैहय वंश के शासक महेशमत ने महिष्मती महेश्वर की स्थापना की थी। और इसके साथ ही सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है। चंबल का नाम चर्मावती व केन का नाम सुक्तिमती भी देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में प्राचीन नगर और उनके वर्तमान नाम देखते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हम देख सकते हैं। जैसे वत्स, जिसे आज ग्वालियर के नाम से जाना जाता है। अनलपुर, जिसे शिवपुरी कहा जाता है। एरन सागर, जो स्वभोग नगर के नाम से भी जाना जाता था। तुंडीकर, जिसे आज हम दमोह के नाम से जानते हैं। त्रिपुरी, जिसे अब जबलपुर के नाम से जाना जाता है। छिंदवाड़ा, जिसे पहले नीलकंठी कहा जाता था। दशाण या भेलसा, जिसे विदिशा के नाम से जाना जाता है। अनूप, निमाड़, अवंती, उज्जैन और दसपुर, जो आज हम मंदसौर के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में पौराणिक काल, इसमें दो फेज आते हैं। एक रामायण काल आता है, दूसरा आता है महाभारत काल। अगर हम रामायण काल की बात करें तो यहाँ से हमें सीताहरण के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के ईस्टर्न बॉर्डर से लगे हुए दंडकारण्य रीजन में देखने को मिलता है। तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम स्थित है। यहाँ लवकुश के जन्म के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हमें बहुत सारे पुराणों में ये देखने को मिलता है कि लवकुश का जन्म तमसा नदी के किनारे हुआ था। सबरी कोल जनजाति की महिला थी जिन्होंने विंध्य क्षेत्र में भगवान राम को बेर खिलाए थे। चित्रकूट में राम और भरत मिलाप स्थल पर भरत मिलाप मंदिर स्थित है। चित्रकूट में हनुमान धारा, सीता कुंड और रामघाट स्थित है। मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ अमरकंटक से चित्रकूट तक बनाया जा रहा है। रावण की पूजा की जाती है मध्य प्रदेश में 3 जगहों पर। पहला है भातखेड़ी राजगढ़, रावण रुंदी गांव मंदसौर और तीसरा है रावण गांव विदिशा। अगर हम महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें कुछ ऐसे देश हैं जहाँ के शासकों ने पांडवों का साथ दिया था, जैसे दशान विदिशा से, कारुष बघेलखंड से, वत्स ग्वालियर से, चेदी छतरपुर से। और कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था महिष्मती ने, अवंती ने, विदर्भ ने, निषाद जाति ने। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो नॉर्दर्न पार्ट में जो स्थित हैं उन्होंने पांडवों का साथ दिया था, और जो सदर्न पार्ट पर स्थित हैं उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। मध्य प्रदेश में शहडोल के सुहागपुर क्षेत्र को विराट नगरी कहा जाता था, जहां पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था। मध्य प्रदेश में महाजनपद काल, 6th सेंचुरी में बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 में से 2 महाजनपदों की राजधानी मध्य प्रदेश में स्थित थी। तो आइए हम उन 2 महाजनपदों को देखते हैं। पहला है अवंती महाजनपद। अवंती को 2 भाग में डिवाइड था। पहला था उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दूसरा था दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती महेश्वर कहलाती थी। यह चंबल और नर्मदा नदी के मध्य स्थित था। अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। स्कंद पुराण में अवंती को प्रसिद्ध वाणिज्यिक, विज्ञान और साहित्य का केंद्र माना गया है। अवंती के अंतर्गत कुछ जनपद आते थे जिनसे मिलकर यह महाजनपद बना। तो इन जनपदों को हम देख सकते हैं, वो थे वत्स जैसे ग्वालियर, अनूप निमाड़ क्षेत्र और नलपुर शिवपुरी क्षेत्र। दूसरा है चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी जो केन नदी के किनारे स्थित थी। बुंदेलखंड क्षेत्र
चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। यमुना नदी और विंध्याचल पर्वत के मध्य फैला हुआ था ये जनपद। चेदी के अंतर्गत कुछ जनपद आते हैं जो हैं दशाण, विदिशा, टुंडीकर, दमोह और ऐरन सागर। शिशुपाल महाभारत काल में चंदेरी चेदी का राजा था। शिशुपाल ने चंदेरी की स्थापना की थी, इसलिए उन्हें चेदी नरेश के नाम से भी जाना जाता है और उनकी राजधानी बूढ़ी चंदेरी थी। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मौर्यन पीरियड। थैंक यू गाइस।